नमस्कार क्लास 11th हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी वेदांत की पाठ्य पुस्तिका के पाठ 3 आलो आंधारी की लेखिका बेबी हालदार के जीवन परिचय से परिचित होंगे। और वास्तव में ये उनका जीवन परिचय ही नहीं बल्कि एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो इतनी आर्थिक विषमताओं का सामना करने के बावजूद भी इतनी सामाजिक निम्नता की अवस्था का सामना करते हुए भी इतनी शोषित और दमित होने के बावजूद भी किस तरह से एक होनहार लेखिका के रूप में अपने आप को तराश कर इस समाज के सम्मुख उपस्थित कर पाई। यही एक प्रेरणास्पद जो वृतांत है वो बेबी हालदार ने हमारे समक्ष साझा किया है। बेबी हालदार एक सामान्य से काम वाली बाई थी और काम वाली बाई से एक अच्छी लेखिका के रूप में प्रतिष्ठित होने की उनकी जो ये यात्रा थी वो कितनी संघर्षमय थी, वो इस पाठ के माध्यम से हमें पता चलेगा। उनके पिता, उनके भाई, उनके जितने भी पारिवारिक जन थे, किस तरह से उनके पति, वो सभी जो है किस तरह से उनके प्रति इतना अमानवीयपूर्ण बर्ताव किया करते थे। फिर भी वो अपने 3 बच्चों के साथ जो है घर को त्याग करके और किसी अज्ञात मंजिल की ओर निकल जाती है। और यही अज्ञात मंजिल उन्हें कहाँ ले जाकर ठहराती है, वो जिन लेखक के घर में प्रवेश करती है और वहां जिस तरह से काम वाली बाई का जो कार्य है उसे सौंप दिया जाता है और उसकी जो पढ़ने के प्रति जो ललक है वो ललक ही उसे किस तरह से इस अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख करती है, ये सारी बातें हम इस पाठ के माध्यम से आज जान पाएंगे। तो बेबी हालदार जिनका जन्म 1973-74 में हुआ, ये अनुमानित है यानी साक्ष्य नहीं है। जम्मू कश्मीर के ही किसी स्थान पर इनका जन्म हुआ और इनके जो पिता है वो सेना में नौकरी करते थे। 13 वर्ष की उम्र में इनकी इनसे दुगनी उम्र के व्यक्ति से इनका विवाह कर दिया गया, इसीलिए इनको अपनी पढ़ाई 7वीं कक्षा में ही छोड़नी पड़ी। 12-13 वर्षों बाद पति की जातियों से परेशान होकर अपने 3 बच्चों के साथ ही अपने पति का घर छोड़ करके दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई और कुछ समय बाद फिर वो गुड़गांव चली गई। बांग्ला में लिखी और हिंदी में अनुदित आलो अंधारी एकमात्र इनकी पुस्तक है जो इनकी एक सम्मानित और प्रतिष्ठित लेखिका के रूप में एक प्रमाण हमारे सामने उपस्थित करती है। वर्तमान में गुड़गांव में घरेलू नौकरानी के रूप में ये कार्यरत है। तो बेबी हालदार आलो अंधारी की रचना उन्होंने किस ढंग से की? वो जिस व्यक्ति के घर में एक काम वाली बाई के रूप में काम मांगने के लिए पहुंची थी, वो व्यक्ति कौन था? किस तरह से उस व्यक्ति ने इनकी पढ़ने की ललक को जाना और इस पढ़ने की ललक यानी उनकी इस जिज्ञासा को किस दिशा में उन्मुख किया जिसकी वजह से अंततः वो अपने जीवन की एक अच्छी मंजिल को प्राप्त करने में समर्थ हो पाई। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी इसी पाठ की ओर जिसका शीर्षक दिया गया है आलो अंधारी। लेखिका बेबी हालदार स्वयं बताती हैं, मैं अब अपने किराए के घर में थी। कब? जब वो अपना सब कुछ छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद और अंत में गुड़गांव आ गई थी। सब समय सोचती रहती कि काम ना मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी, उन्हें कैसे पालूंगी पोसूंगी। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर काम खोजने जाती और दूसरों से भी काम जुटाने के लिए कहती। मुझे ये चिंता भी थी कि महीना खत्म होने के बाद घर का किराया देना होगा, पता नहीं इससे कम किराए में कोई घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। काम के साथ मैं घर भी ढूंढ रही थी। 1.5 सप्ताह हुआ जा रहा था और काम कहीं मिल नहीं रहा था। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के सारे लोग पूछते थे, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम कितने दिनों से यहाँ हो और तुम्हारा स्वामी वहां क्या करता है? तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? ऐसी कई बातें सुन सुनकर मेरी किसी के पास खड़ी होने की इच्छा नहीं होती थी, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती थी। बच्चों को साथ लेकर मैं उसी समय काम खोजने के लिए निकल पड़ती। कुछ घंटों के बाद जब मैं घर लौटती तो फिर से पड़ोस की औरतें आकर पूछती, क्यों, काम मिला? फिर मेरे चेहरे के भाव देखकर कोई कोई मुंह से ऊक चूक आवाज निकाल कहती, मिल जाएगा, इधर उधर ढूंढने ढांडने से ही मिल जाएगा। मैं उनकी बातें अनसुनी करके अपने बच्चों की बातें करने लगती है। मेम साहब की कोठी के सामने की एक कोठी में सुनील नाम का 30-32 साल का एक युवक मोटर चलाता था, ड्राइवर था। वह मुझे पहचानता था, इसीलिए मैंने उससे भी अपने काम के बारे में कहा। एक दिन रास्ते में मुझे देखकर उसने पूछा, तुम क्या उसी कोठी में काम नहीं करती? मैंने कहा, मुझे उस कोठी को छोड़े 1.5 सप्ताह हो गया।
अभी तक मुझे कोई काम ही नहीं मिला। वो बोला ठीक है, मुझे काम के बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। 1-2 दिन बाद दोपहर को बच्चों को खिला पिला कर मैं उनके साथ सो रही थी और सुनील आया। बोला क्यों, काम मिला? मैंने कहा नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। वो बोला तो चलो मेरे साथ। मैंने पूछा कहाँ? तो वो बोला काम करना है तो मैं तुम्हें लिए चलता हूँ, बाकी बातें तुम वहीं पर कर लेना। उसकी बात सुनकर मैं फौरन उसके साथ निकल पड़ी। वहां पहुंचकर सुनील ने एक गेट के बाहर लगी बेल बजाई तो उस पर से वहां एक साहब बाहर निकल कर आए। सुनील ने उनसे कहा सर आपने कहा था ना, मैं इसीलिए आया हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा तुम बंगाली हो? मैंने कहा हाँ। इसके बाद काम के बारे में बातें हुई तो उन्होंने कहा देखो यहाँ जो औरतें काम करती हैं उसे मैं 800 रुपये देता हूँ और तुम्हारे पैसों के बारे में मैं तुम्हारा काम देखकर ही बताऊंगा। तो मैं बोली ठीक है, यहाँ कितने बजे आने से ठीक होगा? उन्होंने जवाब दिया तुम जितनी जल्दी आ सकती हो, क्योंकि मैं बहुत सवेरे उठता हूँ। तो मैंने बोला, यानी बेबी हालदार ने बोला मुझे तो जाकर बच्चों के लिए खाना वाना भी बनाना होगा, मैं 6-7 बजे तक आऊंगी। इतना कहकर बेबी हालदार वहां से चलने लगी तो उसे लगा कि वह पैसों के बारे में तो कुछ कहना चाहते हैं। सुनील जाने को हुआ तो उसे थोड़ा रुक जाने के लिए लेखिका ने कहा। तो वो बोला तुम बात करके आ जाना, मैं चलता हूँ। और लेखिका कहने लगी बस थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन साहब ने फिर पैसों की बात नहीं उठाई और सिर्फ इतना कहा कल से तुम काम पर आ जाना। अगले दिन काम पर आई तो दूर से ही 35-40 वर्ष की एक विधवा जो है, विधवा को उसी घर में काम के लिए जाते देखा। साहब बाहर पेड़ों में पानी दे रहे थे। लेखिका को देखते वो भीतर गए और उस औरत से साफ साफ बातें कर उसी समय उसे काम से हटवा दिया। वह औरत भी बंगाली थी। बाहर आते ही उसने मुझे गालियां दी। मैंने कहा देखो मैं तो कुछ नहीं जानती, यदि जानती होती तो मैं यहाँ पहले से ही, कोई काम कर रहा है तो आती ही नहीं। मुझसे कहने से कोई लाभ नहीं है, तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो कि वह इस तरह काम करने को राजी नहीं है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे बकते बकते वहां से चली गई। साहब आकर मुझे भीतर ले गए और समझा बुझा दिया कि क्या करना होगा और क्या नहीं करना। बस उसी दिन से लेखिका कहती है कि मैं अपने मन से खाना वाना बनाकर टेबल पर रख कर जाने लगी। मेरा काम देखकर घर में सभी आश्चर्य करते थे। एक दिन साहब ने पूछा तुम इतना ढेर सारा काम इतने कम समय में और इतने अच्छे ढंग से कैसे कर लेती हो, कहाँ सीखा तुमने ये सब? तो मैंने जवाब दिया घर के काम में मुझे असुविधा नहीं होती क्योंकि बचपन से अभ्यास है। बचपन से ही मैं बिना माँ की रही हूँ। मेरे बाबा भी सब समय घर पर नहीं रहते थे, इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना नहीं हो सका। मैं इसी तरह रोज सवेरे आती और दोपहर का सारा काम खत्म करके चली जाती। बीच बीच में साहब मेरे बारे में इधर उधर की बातें पूछ लेते। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो मैंने कहा मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ लेकिन वैसा सुयोग कहाँ है, फिर भी चेष्टा तो करूंगी ही बच्चों के लिए। उन्होंने एक दिन बुलाकर कहा तुम अपने लड़के लड़की को लेकर यहाँ आ जाना, यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहां बोल दूंगा, तुम रोज बच्चों को वहां छोड़ देना, घर जाते समय अपने साथ ले जाना। मैं अब बच्चों को साथ लेकर आने लगी, उन्हें स्कूल में छोड़कर घर आकर सारे काम में लग जाती। स्कूल से जाते जब मेरे पास आते तो साहब उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए देते। अब मैं ये सोचने लगी कि मुझे कहीं और काम करना चाहिए, क्योंकि इतने पैसों में क्या बच्चों को पालूंगी पोसूंगी और क्या घर का किराया दूंगी। तो मैंने साहब से कहा यदि उन्हें पता चले कि किसी को काम करने वाले की जरूरत है तो मुझे बताएं। उन्होंने कहा कि आसपास पता करके वो मुझे बता देंगे, लेकिन अब काम ढूंढने कहीं नहीं जाना। फिर भी मुझे अपना यह घर तो छोड़ना ही होगा। ये सोचकर मैं अपने दादा लोगों के आसपास ही घर ढूंढने गई। दादा यानी जो पारिवारिक जन जो इनसे उम्र के बड़े थे, भाई औरों के पास। घर मिल भी गया और उसी दिन पुराना घर छोड़कर मैं वहां चली गई। इस पर घर का भाड़ा तो 500 रुपये था ही, लेकिन जो वॉशरूम वगैरह थे उसके लिए उनको जो है बाहर जाना पड़ता था और शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो लेखिका ये कहती है कि मैंने सोचा जब इस तरह ही हो रहा है तो मैं क्यों नहीं रह सकूंगी। वहां भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते थे, मुझे ले लेकर तरह तरह की बातें करते थे। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करता तो कोई नहीं करता, कोई मुझे अच्छी सलाह देता तो कोई मुझे देखकर दबी जबान में कुछ कहने लगता। इन सब बातों का मुझे कोई लेना देना नहीं था। मैं सवेरे उठती, बच्चों को खिला पिला कर उनको रेडी कर देती और घर में ताला लगाकर उनके साथ निकल पड़ती। एक ही कोठी में काम करते, कैसे अपना काम चलाऊंगी और कैसे घर का किराया दूंगी, इस बात को लेकर लोग आपस में खूब बातें करते। मैं स्वयं ही चिंतित थी कि रोज साहब से पूछती किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया है क्या। वो मेरा प्रश्न और कोई बात कर टाल देते, लेकिन उन्हें देखकर मुझे लगता जैसे वो चाहते ही नहीं मैं कहीं और काम करूं। शायद वो सोचते रही हो कि मुझसे वह सब होगा नहीं, और होगा भी तो उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी। शायद इसीलिए उन्होंने एक दिन हठाते मुझसे पूछा बेबी
महीने में तुम्हारा कितना खर्च हो जाता है? शर्म से मैं कुछ नहीं बोली और उन्होंने दोबारा नहीं पूछा। मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर आना पड़ता था। खाना वाना बनाकर मैं घर जाती और वहीं सब काम वहां जाकर करती थी। साहब कहते तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ कर बैठते जिससे मैं जान पाती थी कि उनके मन में मेरे लिए माया है, यानी दया है। सवेरे उनके यहाँ से जाने पर देखती कि वो बर्तन पहुंच रहे हैं, तो कभी उन्हें झाड़ू लेकर जाले ढूंढते देखती, तो मैं पूछती कि उन्हें ये सब करने की क्या जरूरत है। वो इधर उधर का कोई बहाना बनाकर बात को यूं ही टाल देते। उनके यहाँ काम करने में मुझे बहुत सुख मिलता था और वहां कोई भी मेरे काम को लेकर कुछ नहीं कहता था। कोई यह तक नहीं देखता था कि मैं कुछ कर भी रही हूँ या नहीं। मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उठता था, लेकिन वह बोलते कुछ भी नहीं। वह जिस तरह से मुझे देखते, उससे मुझे लगा जैसे सोच रही हूँ कि इस बेचारे ने किस अपराध के पीछे अपना सारा घर परिवार छोड़कर बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने का निश्चय किया। उन्हें तब तक जितना मैं जान सकी थी, उससे मुझे ये लगा था कि कहीं मुझे देख उनको दुख ना पहुंचे, इसी डर से वो मुझसे इस तरह से कोई बात नहीं करते थे। वह मुझे कुछ कहना शुरू करते, फिर अचानक ही चुप हो जाते। अब लेखक ने देखो किस तरह से इसकी जो तकलीफ थी, इसकी जो कमजोरी थी, उसका पता लगाया और इसी कमजोरी को उन्होंने उसका जो मुख्य साहसिक गुण है उसको उसके रूप में निखारा। देखिए क्या कहते हैं कि कुछ दिनों बाद एक दिन हठाते उन्होंने पूछा, अच्छा बेबी ये तो बताओ कि यहाँ से जाकर तुम क्या करती हो? तो मैंने कहा मैं जाते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ, साथ ही बच्चों को नहलाती धुलाती, फिर उन्हें खिला पिला कर सुला देती हूँ। तीसरे पहर उनके साथ थोड़ा घूमती घुमाती हूँ, शाम को संध्या पूजन करके पढ़ने बिठा देती हूँ, रात में फिर उन्हें खाना पिलाना और सुलाना, फिर सवेरे फिर जल्दी से जल्दी यहाँ के लिए निकल पड़ना। बस यही मेरे सारे दिन का काम है। तो वो बोले अच्छा, फिर जो तुम और काम ढूंढ रही हो उसके लिए तुम्हें समय कहाँ से मिलेगा? तो मैं बोली इसी में से निकालना होगा, और नहीं तो क्या, बिना किए और कोई चारा भी तो नहीं है। इस पर उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं तो तुम कहीं और काम नहीं करोगी ना। उनकी बात सुनकर मैं सोचने लगी कि वो मेरा कितना ख्याल करते हैं, मुझे कितना चाहते हैं। उन्होंने फिर पूछा क्यों, क्या हुआ? तुमने कुछ बताया नहीं, क्या सोच रही हो? मैं बस कुछ भी तो नहीं कहकर वो चुप हो गई और उन्होंने कहा देखो बेबी, तुम समझो कि तुम्हारा पिता, भाई, माँ, बंधु सब कुछ मैं हूँ। यह कभी मत सोचना कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ साफ बता भी सकती हो और मुझे बिल्कुल बुरा भी नहीं लगेगा। थोड़ा रुक कर फिर से उन्होंने कहा देखो मेरे बच्चे मुझे तातुश कहते हैं। देखो मेरे बच्चे मुझे तातुश कहते हैं, तुम भी मुझे वही कहकर बुला सकती हो। उस दिन से मैं उन्हें तातुश कहने लगी और मैं तातुश कहकर उन्हें बुलाती तो वो बड़े खुश होते और कहते तुम मेरी लड़की जैसी हो और इस घर की लड़की हो। कभी ये मत सोचना कि तुम पराई हो। यानी पिता का दर्जा बेबी हालदार ने उनको दे दिया और उन्होंने एक पिता की तरह ही बेबी हालदार को पूरा स्नेह दिया। तुम मेरी लड़की जैसी हो, इस पर इस घर की लड़की हो, कभी ये मत सोचना कि तुम पराई हो। वहां कोई भी मेरे साथ पराये जैसा व्यवहार नहीं करता। तातुश के 3 लड़के थे, उस समय तक मैंने एक ही को देखा था और वह उनका सबसे छोटा लड़का था। उनके मुंह में जैसे जबान ही नहीं थी। मैं किचन में काम कर रही होती तो भी चाय बनाने के लिए मुझसे नहीं कहते, वह स्वयं अपनी चाय बना लेता। उसकी आदत ही थी कम बोलने की। मुझे तो क्या, वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। कौन? लेखक का पुत्र। तातुश ने एक दिन बताया कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है। उन्होंने कहा मेरा बड़ा लड़का मानो तुम्हारा बड़ा भाई। तातुश की इस तरह की बातें सुन मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं सोचती कि सचमुच वो मुझे बहुत ही चाहते हैं। दो एक दिन बाद सवेरे काम कर रही थी तो तातुश ने बुलाकर कहा बेबी तुमने क्या घर बदल लिया है? मैंने हाँ कहा तो वो बोले तुमने घर बदला और मुझे बताया तक नहीं। मुझे चुप देख उन्होंने कहा तुमने ठीक नहीं किया बेबी। मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे भूल हुई, एक बार तो बताना चाहिए था। मेरे न बताने से उन्हें दुख हुआ ये तो मालूम पड़ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चला। स्वयं उन्होंने ये कहकर बात साफ कर दी कि सुनील ने उन्हें बताया था। मैं अभी सोच ही रही थी कि सुनील को कहाँ से पता चला कि तातुश ने। फिर कहा सुनील ने तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पुराने घर पे दस्तक दी, यानी पुराने घर पहुंचा। वहां तुम्हें ना देखकर आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि तुम कहीं और चले गई हो। तातुश ने आगे बताया कि सवेरे जब वे दूध लेने गए थे तो वहां सुनील मिला था। उसे देखकर सुनील ने पूछा क्या बेबी आपके यहाँ काम नहीं करती क्या? तो तातुश के पूछने पर कि वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं, तो सुनील ने कहा बेबी अब वहां नहीं रहती जहाँ पहले रहती थी, इसलिए मैंने सोचा शायद उसने जगह बदल ली है। तातुश फिर मुझसे बोले सुनील नहीं बताता तो क्या मुझे कुछ पता नहीं चलता? मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ है। वो थोड़ी देर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे, फिर पूछा
अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी? मैं बोली ऊपर डस्टिंग कर रही थी। तो वो बोले तो जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करने ऊपर वापस चली गई। वहां एक कमरे में 3 अलमारियां किताबों से भरी थी। उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में यही बात उठती थी कि उन्हें कौन पढ़ता होगा। उनमें बांग्ला की भी काफी किताबें थी। कभी कभी मैं दो दो एक किताबें खोल कर भी उनको देखती थी। एक दिन मैं उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी कि तातुश वहां पहुंच गई। उन्होंने देखा कि मैं बंगला की कोई किताब उलट पलट कर देख रही हूँ। उसी समय उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं कमरे में सफाई करने के लिए गई और चाय बनाकर उन्हें चाय देने गई तो उन्होंने पूछा, क्या तुम पढ़ना लिखना जानती हो? तो सुनकर मैंने मन महसूस कर रह गई और एक ऊपरी हंसी हंसकर जाने लगी। तो उन्होंने फिर से पूछा, क्या बिल्कुल ही नहीं जानती? तो मैंने बोला, झूठ क्यों कहूं कि एकदम ही नहीं जानती, लेकिन वो जमाना नहीं के बराबर ही था, क्योंकि 7वीं कक्षा में उनकी पढ़ाई छुड़वा दी थी। तो उन्होंने फिर से पूछा, फिर भी कहाँ तक पढ़ी हो? तो मैंने बोला 6ठी 7वीं तक। तो उतनी पढ़ाई किस काम की? मुझे लगा मेरी बात सुनकर तातुश को सोचने लगे और उस दिन उन्होंने फिर कुछ और नहीं कहा। तो यहाँ तक आज की कक्षा में पर्याप्त है। अब कल की कक्षा में हम देखेंगे कि तातुश यानी जो लेखक यहाँ बेबी हालदार जिस लेखक के घर में कार्य करती हैं, वो लेखक किस ढंग से इस बेबी हालदार को सपोर्ट करेंगे, उनके सहयोग और सानिध्य से किस ढंग से बेबी हालदार जो है अपने जीवन के एक एक घटनाक्रम को लेखनबद्ध कर देती है और कलमबद्ध किया गया ये सारा घटनाक्रम जो है वो वास्तव में जब प्रकाशित किया जाता है तो हर एक की जुबान पर उसी प्रकाशन का नाम आता है। और वो किस नाम से प्रकाशित किया गया? आलो आंधारी, जो था तो वास्तव में बंगाली भाषा में, लेकिन बाद में उसका हिंदी में भी कई जगह पर अनुवाद करवाया गया। तो कल की कक्षा में हम देखेंगे कि बेबी जो काम करने वाली एक साधारण सी नौकरानी थी वो किस तरह से लेखिका के रूप में प्रतिष्ठित हुई। तो उसके विषय में कल की कक्षा में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बेटा। आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है। मिलते हैं कल की